Standard 9 English. My dear children, here in this video, we are going to start the lesson number 3.2, Reading Works of Art. In this lesson, the first part is about Syed Haider Raza. Syed Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. सैयद हैदर रज़ा, ज़्यादातर लोग उनको कौन से नाम से ही जानते हैं? रज़ा. वॉज रिनाउंड मीन्स वेरी फेमस इंडियन आर्टिस्ट. इंडिया का एक फेमस आर्टिस्ट है. सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, एकदम सिंपल ज्योमेट्री के शेप्स. स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लगने वाले कलर कॉम्बिनेशंस. कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, कैप्टिवेटिंग ऑल्सो मीनिंग इज अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव कंपोजिशन. These are some of the characteristic features of his paintings. ये सभी है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके पेंटिंग्स के. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मीन्स स्पेशल क्वालिटीज़. क्या क्या है? सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस एंड कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस. एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज. और वो उन्होंने अपने कलर्स में, अपने पेंटिंग्स में यूज़ करने वाले ज़्यादातर कलर्स है ब्लू और orange. You will find them in almost all his paintings. ये दो कलर्स ब्लू और ऑरेंज आप उनके सभी पेंटिंग्स में देखोगे. None of his paintings depict means shows या दिखाता है life like human figures और copies of scenes from his environment. None of his paintings, उनके कोई भी पेंटिंग्स में ह्यूमन मतलब इंसान का फिगर यानी इंसान जैसे या कोई नेचर में आपको आसपास में दिखता है जो इंसान, जानवर, जो कुछ भी है, या कोई सीन एनवायरनमेंट के वातावरण में से, एटमॉस्फेयर में से कुछ आसपास में से कोई सीन, ऐसा कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा. ओनली ज्योमेट्रिकल फिगर्स. हिज पेंटिंग्स बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. उनका पेंटिंग्स मतलब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है. व्हाट यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल? दैट मीन्स only existing in imagination. सिर्फ imagination में है. In reality we cannot find such things. सिर्फ imagination, existing only as an idea. ऐसा real things, human being, animals और environment के कुछ scene ऐसा वगैरह कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा. It is totally an abstract style. That means imagination का style है उनके सभी paintings. You will find them in almost all paintings. ये हमने read कर चुका. None of his paintings depict life like human figures or copies of scenes from his environment. His painting belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. ऐसा जो paintings है जो सिर्फ इमोशन से रिलेटेड होता है, वो पेंटिंग्स कोई एक्सटर्नल फैक्टर से यानी बाहर से जो दिखने वाले चीज़ों पर डिपेंडेड नहीं है. ज़्यादातर पेंटिंग के लिए कोई इंस्पिरेशन होगा, कुछ आउटसाइड इंस्पिरेशन होता है, उस इंस्पिरेशन को देखकर वो अपना पेंटिंग बनाते हैं. बट इन रज़ा's पेंटिंग देयर इज़ नो प्लेस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर. दे ओरिजिनेट, ये सब पेंटिंग्स बनता है व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड. जब आर्टिस्ट कोशिश करते हैं टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड, अपने अंदर मन में एक देखने का कोशिश करेंगे यानी झांकने का कोशिश करेंगे अपने मन के अंदर. पीप इनटू मीन्स लुक इनटू हिज ओन माइंड. अपने मन के अंदर जब झांकोगे या देखोगे, डीप इनसाइड द माइंड जब सोचोगे, देन दैट काइंड ऑफ पेंटिंग्स कम आउट. ऐसे तरीके के पेंटिंग्स बाहर आता है. दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स. और ये पेंटिंग्स कैसा बनाया जाता है? बाय अरेंजिंग सर्कल्स को अरेंज करते हैं, ट्रायंगल्स को अरेंज करते हैं, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, लाइन्स, डॉट्स इन डिफरेंट कॉम्पोजिशन. अलग अलग कॉम्पोजिशन में सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सभी को अरेंज करते हैं यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक ऑफ अप्लाइंग पेंट. पेंट को अप्लाई करने का इफ़ेक्टिव टेक्निक, असरदार टेक्निक को यूज़ करके अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, अच्छे बहुत ही अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस. कुछ जगह में कलर्स और शेप के बीच में बैलेंस रखते हुए और कुछ शेप में पर्पसली
कलर्स और शेप्स के बीच में बैलेंस नहीं रखते हुए, इम्बैलेंस रखते हुए, कुछ कमियां रखते हुए. So in such a way, if a painting is created, there must be some inner lying meaning. अंदर ही अंदर उसका कुछ meaning होता है. Though it is not a picture of any of the human being or animal or environmental scenes. Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy. रज़ा फाउंड हिज पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी. रज़ा ने अपने स्टडीज़, कौन से स्टडीज़ के? इंडियन आर्ट का और उसके हेरिटेज, उसका विरासत, उसको इसका धरोहर, उसको डीपली स्टडी करके, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हुए, इंडियन फिलॉसफी के थ्रू जाते हुए उन्होंने अपने पेंटिंग्स को फाइंड आउट किया. हिज पिक्चर्स सीम टू रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम. एट अ टाइम उनके पिक्चर में से क्या झलकते हैं? रेडिएट, दिखाते हैं या झलकते हैं पीस एंड लाइफ. पीस यानी शांति, लाइफ यानी जान. एट अ टाइम लाइफ और पीस उनके पिक्चर में रेडिएट होता है. वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट. पेंटिंग, इट इज़ नॉट ईजी एज वी थिंक टू डू अ पेंटिंग. पेंटिंग के लिए हमारे अंदर, जो पेंटर के अंदर, पेंट करने वाले जो आर्टिस्ट है, उनके अंदर एक डीप थॉट होना चाहिए. जो कुछ भी वो पेंट करेंगे, जो कुछ भी वो अपने कैनवास में उतारेंगे, उसमें बहुत ही डीप सोच उसके बिहाइंड होना ज़रूरी है. उसमें देकर काफ़ी कुछ मीनिंग हमें देखने को मिलेगा या समझने को मिलेगा. सो बिफोर ड्राइंग अ पेंटिंग, द आर्टिस्ट शुड हैव अ डीप थिंकिंग. उनके मन में एक डीप थॉट होना चाहिए. उसका रिजल्ट है, वो डीप थॉट का रिजल्ट है दिस विजिबल आर्ट ऑफ पेंटिंग. वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स एज मच एज रज़ास डू. जिस तरह रज़ा का पेंटिंग व्यूअर्स के यानी देखने वालों के साथ कैसा इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. दैट मीन्स वेन एवर वी सी द पेंटिंग ऑफ रज़ा का पेंटिंग हम जब देखोगे, ईच एंड एवरी पेंटिंग सेज समथिंग टू अस, कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स. देखने वालों के साथ वो पेंटिंग काफ़ी कुछ बताते हैं. एंड दिस हैपन्स इन वेरी फ्यू, रेयरली सम पेंटर्स या रेयरली सम आर्टिस्ट पेंटिंग्स. ये जो है बहुत ही कम आर्टिस्ट लोगों के पेंटिंग्स के थ्रू हमें देखने मिलता है. दैट मीन्स पेंटिंग खुद दर्शकों से बात करते हुए बहुत ही कम आर्टिस्ट के पेंटिंग्स में ही हमें देखने मिलता है. Here we can see an image of Raza Sahib painting his work. Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश का एक छोटा सा विलेज में रज़ा का जन्म हुआ. He began to paint from the age of 12. 12 साल के थे तब से वो पेंटिंग कर रहे हैं. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. उनका आर्ट का स्टडीज़ नागपुर के चित्रकला महाविद्यालय में और उसके बाद मुंबई के JJ स्कूल ऑफ आर्ट में हुई. लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट. उसके बाद वो फ्रांस चले गए आर्ट में और हायर स्टडीज़ करने. After a few years, he decided to settle in France. कुछ साल के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रांस में ही सेटल हो जाए. His wife was French. उनकी वाइफ एक फ्रेंच लेडी है. He won many national and international awards. उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल, नेशनल मीन्स नेशन के कंट्री के अंदर और इंटरनेशनल यानी आउटसाइड, ऑल ओवर द कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज़ में. सो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्हें मिला. ही वॉज ऑनर्ड विथ ऑल द 3 पद्मा अवार्ड्स. इंडिया में 3 पद्मा अवार्ड्स होता है, एक पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण. एंड ही वन ऑल दीज अवार्ड्स. ये तीनों अवार्ड इन्हें मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. विथ ऑल द अवार्ड्स एंड ऑनर्स, हिज पेंटिंग्स वर एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल पाथ. और इनको इतने अवार्ड और बहुत सारे ऑनर्स मिले और हिज पेंटिंग्स वर एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल
मेटाफिजिकल पाथ। इनके पेंटिंग्स एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर मतलब खोज, एक खोज है उनके पेंटिंग्स के अंदर किस चीज़ का, स्पिरिचुअल लाइफ का। और मेटाफिजिकल, मेटाफिजिक्स बोलेगा तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का एक ब्रांच, एक स्टडी है जो फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी क्या है, ये पूरे विश्व का ट्रूथ वो जानने का जो स्टडी होती है, दैट इज मेटाफिजिक्स। तो इनका जितने भी पेंटिंग्स है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल और एक मेटाफिजिकल पाथ दिखाई देगा। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिस पेंटिंग्स। कोर यानी सेंटर, उनके सभी पेंटिंग्स के जो सेंटर या मेन पार्ट एक बिंदु होती है, बिंदु यानी अ पॉइंट। ऑलमोस्ट उनके सभी पेंटिंग्स में आपको एक बिंदु दिखाई देगा और उस पेंटिंग के पूरे जो मेन मीनिंग, जो सेंटर है, जो कोर पार्ट है, वो उस बिंदु में है। ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क इन दीज वर्ड्स। उन्होंने अपने ही वर्क, अपने ही पेंटिंग्स के बारे में इस तरह कहा है। माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। मेरा वर्क मेरा ही अंदर का एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर ही अंदर का एक्सपीरियंस और इन्वॉल्वमेंट है किसके साथ, विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। मिस्ट्री यानी राज, नेचर के जो राज, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस और मेरा इन्वॉल्वमेंट। एंड फॉर्म विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। और उसी एक्सपीरियंस और उसी इन्वॉल्वमेंट के अंदर से मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ, मतलब दिखाता हूँ विद कलर, विद द हेल्प ऑफ कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के मदद से। समटाइम्स एन आर्टिस्ट थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। हाँ, ये सही बात है। कभी कभी कोई एक आर्टिस्ट वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे अगर वर्ड्स में, सो इट मे बी मोर कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन एक्सप्रेस्ड इन पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के ज़रिए वो अपना भावनाओं को एक्सप्लेन करना चाहोगे, सो दैट विल बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। एंड इफ ही एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स थ्रू वर्ड्स, अगर बोलकर समझाना चाहोगे तो इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन बी नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट कैनॉट बी अंडरस्टैंडेबल। वो इतना आसानी से नहीं समझ में आ सकता है अगर वर्ड से बताएंगे तो, लेकिन पेंटिंग से के थ्रू आर्टिस्ट पूरे ओपन अप हो जाता है। फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क, हिज पेंटिंग्स। और उनके लिए सबसे इफेक्टिव मीडियम, बातचीत करने, कम्युनिकेट करने, अपने फीलिंग्स को शेयर करने जो मीडियम होगा सबसे बेस्ट, दैट इज हिज वर्क, दैट इज हिज पेंटिंग्स। पेंटिंग के थ्रू जिस तरह वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उतने वो और कोई तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। रज़ा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी। रज़ा साहब को बहुत ही क्रिएटिविटी था। हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। उनके पेंटिंग्स बहुत ही एक्सप्रेसिव थे, मीन्स हिज पेंटिंग्स हैव something to explain, something to communicate with the viewers. This great artist passed away means died on 23rd July 2016 at the age of 94. When he was 94, he died. What was the date? 23rd July 2016. Leaving behind a legacy. Legacy means a property of sensitive paintings. बहुत ही sensitive, बहुत ही नाजुक, बहुत ही मीनिंगफुल पेंटिंग्स का एक पूरे लेगेसी छोड़कर, पूरे प्रॉपर्टी, वसीयत छोड़कर वो चले गए। एंड वो दोस सेंसिटिव पेंटिंग्स ही रिसीव्ड, ही अचीव्ड थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस ऑफ लाइन्स एंड कलर्स। वो लेगेसी उन्होंने कैसे पाया है, वो प्रॉपर्टी कैसे पाया है, थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस ऑफ लाइन्स एंड कलर्स। एक्स्ट्रा, अलग ही तरीके का, असाधारण तरीके का लाइन्स और कलर्स का कॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने वो लेगेसी पाया है। दैट डिपिक्ट, जो दर्शाता है उनके पेंटिंग्स, वो दर्शाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट रज़ा साहेब। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गोंड आर्ट। यहाँ पर आपको एक आर्ट दिखाई दे रहा है, एक क्रिएशन, बहुत ही सुंदर, बराबर। तो इस तरीके का जो आर्ट होता है उसे गोंड आर्ट कहते हैं। गोंड आर्ट,
गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. ट्राइबल मीन्स जैसे ट्राइब्स, ट्राइब यानी आदिवासी या कोई एक लोकल एरिया में रहने वाले लोग सालों से वहाँ पर एक सेपरेट काइंड ऑफ एक सेपरेट कुल के लोग जो रहते हैं वैसा उसको ट्राइब कहते हैं. आदिवासी नॉर्मली हम कहते हैं. तो इट इज़ अ ट्राइबल आर्ट. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. ये जो गोंड आर्ट है, कुछ गोंड नाम का जो ट्राइबल पीपल है उन लोग बनाया हुआ है, उन लोगों से उनके हाथों डेवलप हो गया हुआ एक आर्ट है. एंड दे आर प्रिजर्विंग इट. और इस आर्ट को उन लोग प्रिजर्व करते हैं, यानी वो हमेशा के लिए ख़त्म ना हो, इसको बनाए रखते हैं. और ये ट्राइबल पीपल ज़्यादातर इंडिया के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये स्टेट्स में पाए जाते हैं. फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड मिथोलॉजी, उनकी जो ट्रेडिशनल मतलब पीढ़ियों से चलते आए हुए जो टेल्स यानी स्टोरीज एंड मिथोलॉजी मीन्स जो गॉड से रिलेटेड जो स्टोरीज वगैरह है, वी लर्न दैट दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इवन बिफोर द अदर इनहैबिटेंट्स केम हियर. तो उनके ये जो स्टोरीज, मिथोलॉजी ये सब देखकर हमें ये समझ में आता है कि ये जो गोंड ट्राइबल पीपल है उन लोग काफ़ी सालों पहले, यानी यहाँ पर जो अभी ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह जो एरिया में जो इनहैबिटेंट्स यानी पीपल हु रिसाइड देयर, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनसे भी काफ़ी पहले या बाकी सभी इनहैबिटेंट्स, बाकी सभी रहवासियों लोगों से भी पहले ही ये गोंड ट्राइबल पीपल वहाँ पर रहते थे. द गोंडी लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू तेलुगु, अ द्राविडियन लैंग्वेज. और गोंडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट किसके जैसा है? तेलुगु लैंग्वेज के जैसा है. इट्स अ द्राविडियन लैंग्वेज. द्राविडियन लैंग्वेज मीन्स एक्चुअली दो डिफरेंट रेसेस होते हैं, एक आर्यंस और एक द्राविडियंस. तो हमें हिस्ट्री में स्टडी करोगे तो हमें वो पता चलेगा. तो ये लैंग्वेज है, द्राविडियन लैंग्वेज है. गोंड आर्ट हैज़ स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया. ज़्यादातर ये गोंड आर्ट सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है. ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. सबसे पहले लोग ये जो आर्ट को दिखाने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने घर के अर्थन वॉल्स, मिट्टी के दीवारों को इस्तेमाल करते थे. मीन्स दे यूज टू ड्रॉ दिस पेंटिंग्स ऑन द walls of their houses, mud walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. और ज़्यादातर जितने भी folk arts होते हैं, folk arts मतलब परंपराओं से, पीढ़ियों से जो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देखकर आया हुआ जो आर्ट फॉर्म होता है, जो कला होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लोक कला, लोक कथाएँ वगैरह वगैरह, उसे फोक आर्ट कहते हैं. सो ज़्यादातर फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स, नेचर से जो मिलने वाले चीज़ों से कलर्स प्रिपेयर करना और नेचर से मिलने वाले चीज़ों से पेंटिंग वगैरह करना. सेवरल मीडियम दे यूज टू यूज़ फॉर दैट. दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस. और ये सभी कलाएँ, ये सभी आर्ट, ये फोक आर्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्लोली बहुत ही स्मूथली ट्रांसफ़र होते आए. दैट मीन्स अभी एक पीढ़ी इसको ड्रॉ करते हैं, उसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बच्चे वो देख के वो सीख लेते हैं. फिर वो बच्चे जिन नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है, उस जनरेशन में अपने बच्चों को इस तरह होते होते पीढ़ियों से ऑटोमेटिकली वेरी स्मूथली इट ट्रांसफर्स. गोंड आर्ट इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस. और यही ज़्यादातर सभी फोक आर्ट इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन स्मूथली ट्रांसफ़र होता है. गोंड आर्ट का भी कोई अलग बात नहीं है. अ हाउस डेकोरेटेड विथ ब्यूटिफुल पिक्चर्स क्रिएट्स अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर. ये हम सभी जानते हैं. एक घर जिसमें बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हो, इसीलिए तो लोग आजकल इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, इवन एक्सटीरियर ऑल्सो. तो जितना अच्छी तरह उसको सजाया हो, अच्छे पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगाए हो, सच अ हाउस लुक्स वेरी प्लेसेंट. और वो अच्छे एक एटमॉस्फियर, अच्छा एक वातावरण हमें क्रिएट करके देते हैं. ऑल्सो आर्ट इज़ अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन. और आर्ट ऐसा एक मीडियम है जिसके थ्रू हमने क्या देखा उसको प्रिजर्व करने, उसको रिकॉर्ड करके रखने का एक अच्छा वे है, अच्छा एक मीडियम है आर्ट.
In folk arts, you yourself prepare the canvas. Canvas means what? Canvas is the surface on which we draw the pictures. हम कहाँ पर पेंटिंग करते हैं, किस सरफेस पे हम पेंटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैनवास. तो फोक आर्ट्स में कोई जो आर्टिस्ट है जाकर कैनवास खरीद करने लेकर आते हैं, ही प्रिपेयर हिज ऑन कैनवास. अपना कैनवास वो खुद प्रिपेयर करते हैं. द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर्स विथ विच यू ड्रॉ. और जो कलर्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, विच कलर्स यू यूज़ फॉर योर ड्राइंग, दोज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट हिमसेल्फ. दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. इसके लिए कहते हैं कि क्रिएटिंग फोक आर्ट क्रिएट करना, इट्स रियली एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस. बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है. एनरिचिंग मीन्स एक समृद्ध, फुल ऑफ क्वालिटी. सो इट इज़ एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस. बहुत ही समृद्ध एक एक्सपीरियंस यानी एक अनुभव है. बहुत ही क्या बोलते हैं, क्वालिटी से भरे हुए एक एक्सपीरियंस है. दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ द मीडियम. और ये रिचनेस, ये समृद्धि कहाँ पर हमें दिखाई देगा? द चॉइस ऑफ द मीडियम. कौन से मीडियम हम लोग चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. इन द डेज ऑफ पास्ट सेवरल थिंग्स इन नेचर सच एज सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like a coal and cow dung were used to prepare colors. तो इन द पास्ट टाइम्स यानी पहले के टाइम में बहुत सारे चीज़ जो नेचर से मिलता है उसको यूज़ करके कलर्स का शेड बनाते थे. जैसे सोइल्स ऑफ डिफरेंट शेड, अलग अलग कलर के सोइल इस्तेमाल करते थे. जूस ऑफ प्लांट्स, लीव्स, ट्री बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सभी के जूस, प्लांट लीव्स, ट्री का बाक मीन्स जो उसका छिलके होते हैं, और फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी का जूस यूज़ करके कलर्स बनाते थे. एंड इवन दे यूज़ कोयला भी यूज़ करते थे, कभी कभी काउडंग तक भी यूज़ करते थे टू प्रिपेयर कलर्स. द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वेर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, लेंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट. डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरीके के कलर्स, एंड वेरियस टेक्सचर मीन्स कितना मुलायम है, रफ है, दैट फीलिंग इज कॉल्ड टेक्सचर. तो अलग अलग टेक्सचर एंड पैटर्न्स वर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर. सालों से ये सभी अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस वगैरह यूज़ करते आए हैं. लेंडिंग मीन्स गिविंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट. इस आर्ट को एक सिंप्लिसिटी देता है. यू कैन सी हियर ऑल्सो द पेंटिंग गिवन ओवर हियर. व्हेन वी सी दीज पिक्चर्स, जब हम ये पिक्चर्स देखोगे, वी रियलाइज दैट अ पिक्चर ड्रॉन दिस वे और द अदर कैन लुक इक्वली ब्यूटीफुल. एक पिक्चर जो इस तरीके से नेचुरल थिंग से यूज़ बनाए या फिर और कोई तरीके से बनाए तो भी बोथ आर इक्वली ब्यूटीफुल. व्हाट अ डीप थॉट दिस आर्ट कन्वेज मीन्स एक्सप्रेसेस, शोज, टेल्स. ये आर्ट कितना एक गहरा सोच को दिखाते हैं, बताते हैं, एंड सो ईजीली, और कितने आसानी से. In the Gone style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. Gone style of art में अगर आप देखोगे तो अलग अलग पिक्चर्स देखोगे अलग अलग आर्टिस्ट के, then you can see that outlines may vary. जो आर्ट का, जो पेंटिंग्स का जो आउटलाइन है वो बदल सकता है या चेंज हो सकता है फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. एक आर्टिस्ट और दूसरे आर्टिस्ट का जो पेंटिंग्स है उसके उस पेंटिंग्स में आप देखोगे तो उसके आउटलाइंस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है. बट डिजाइंस दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव. चाहे कोई भी आर्टिस्ट बनाने दो, उसमें जो डिज़ाइंस बनाया और उसको जो फिल किया वो तरीके से, उसके बाद जब देखोगे उस पिक्चर में तो इट यू फील लाइक इट इज़ वेरी लाइवली एंड अट्रैक्टिव. लाइवली यानी सजीव, मतलब वो बहुत ही एक्टिव है या जान है ऐसा लगेगा, एंड वेरी अट्रैक्टिव. द डिजाइंस इंक्लूड सिंबल टेक्सचर्स अचीव्ड यूजिंग डॉट्स. और इसमें जो डिज़ाइन है ज़्यादातर एकदम सिंबल टेक्सचर्स. किससे क्या यूज़ करके बनाया हुआ? डॉट, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन, कर्वी लाइन शेप, मतलब कर्व जैसे शेप, और सर्कल, ये सब डालकर बनाया हुआ. स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स. और अलग अलग कलर का चॉइस
कलर सेलेक्ट करने में बहुत ही स्पेशल अटेंशन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी होती है, सो दैट द टोटल इफेक्ट इज़ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ताकि कंप्लीट पिक्चर हो जाने के बाद, कंप्लीट पेंटिंग हो जाने के बाद उसका जो इफेक्ट है बहुत ही सुंदर और अमेजिंग होना चाहिए। In today's age of commercialization, many men have taken up gaunt art. और आज का जो ज़माना है कमर्शलाइजेशन का है, दैट मीन्स बिजनेस का टाइम है, बिजनेस का एज है। तो इस बिजनेस के वक्त, बिजनेस के ज़माने में बहुत सारे लोग गॉन्ट आर्ट को अपने करियर में सेलेक्ट किया हुआ है। बट द रूट्स ऑफ folk arts probably lie in the women's daily course like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities. Actually ये जो गोंड आर्ट का रूट, उसका मूल, उसका जड़, उसका शुरुआत कहाँ पर है? लाई इन वुमेन्स डेली कोर्स। औरतों के घर के लेडीज़ का जो डेली कोर्स यानी डेली हाउस होल्ड वर्क, जैसे कि क्लीनिंग करना, घर डेकोरेट करना वगैरह, डीलिंग विथ नेचुरल कलर्स, उन लोग किस चीज़ से डील करते हैं? नेचुरल कलर्स इस्तेमाल करते हैं। कभी उन लोग ये सब पेंटिंग्स करते थे वाइल कुकिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कुकिंग, खाना पकाते पकाते, एंड इन द लेशर टाइम एक्टिविटी। लेशर टाइम मीन्स फ्री टाइम एक्टिविटी। एंड दिस lesson is written by Abha Bhagwat.